नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में ईरान का मिसाइल हमला, खाड़ी में बढ़ता युद्ध, एलपीजी संकट, शेयर बाजार की वापसी, चुनावी हलचल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खुलासे शामिल हैं। आइए जानते हैं दिन भर की सबसे अहम अपडेट। युद्ध में आज एक नया और चिंताजनक मोड़ आया। ईरान के आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 में पहली बार सेजल-2 मिसाइल को अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागा, जिनमें कुवैत के अल हरीर एयरबेस, अली अल सालिम एयरबेस और कैंप अरिफियान शामिल है। इससे पहले ये मिसाइल केवल इसराइल पर इस्तेमाल हुई थी। सेजल-2 2 चरण वाली ठोस ईंधन बैलिस्टिक मिसाइल है जो करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 700 किलोग्राम का वारहेड ले जाती है। उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता की वजह से इसे डांसिंग मिसाइल कहते हैं और इसराइल का आयरन डोम, अमेरिका का पैट्रियट और एरो सिस्टम भी इसे रोकने में बड़ी मुश्किल पाते हैं। रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह ईरान के परंपरागत मिसाइल भंडार में कमी की निशानी है। एक बेहद बड़ा और रणनीतिक खुलासा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने ट्रंप को निजी फोन पर ईरान पर जोरदार हमले जारी रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव बनाए रखो। ये वही बात है जो एमबीएस के दिवंगत चाचा किंग अब्दुल्ला ने 2010 में अमेरिका से कही थी, जो 2016 में लीक हुई राजनयिक केबलों में उजागर हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था सांप का सिर काट दो। ट्रंप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और कतर जैसे खाड़ी देशों के नेताओं से नियमित बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि युद्ध 4 से 6 हफ्ते और चल सकता है। एक बेहद दिलचस्प और दूरगामी आर्थिक खबर है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल को बताया कि ईरान होर्मुज से कुछ तेल टैंकरों को गुजरने दे सकता है यदि वे व्यापार चीनी युआन में करें। ये प्रस्ताव पेट्रोडॉलर को सीधी चुनौती है, जिस व्यवस्था के तहत 1974 से दुनिया भर में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। अगर होर्मुज के लिए युआन अनिवार्य हुआ तो भारत को डॉलर की जगह युआन में भुगतान करना होगा, जिससे रुपया और कमजोर होगा। एक दिलचस्प और तकनीकी खबर है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया वीडियो जारी किया जब एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रॉक ने उनके पहले वीडियो को संदिग्ध तरीके से एआई से बनाया हुआ बताया। बाद में ग्रॉक ने अपना यह आकलन वापस ले लिया और माना कि वीडियो असली था। नेतन्याहू ने नए वीडियो में अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियां दिखाई और कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हूं। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि ऐसी अफवाहें ईरान समर्थक प्रचार का हिस्सा है। ट्रंप ने भी कहा कि ईरान एआई और सहानुभूतिपूर्ण मीडिया का इस्तेमाल झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। 98वें अकादमी पुरस्कार में एक ऐतिहासिक घटना हुई। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में पहली बार दशकों बाद एक टाई हुई जो ऑस्कर इतिहास में छठी बार था। पहले ऐसे टाई 1932 में वॉलेस बेरी और फ्रेडरिक मार्च के बीच बेस्ट एक्टर में, 1968 में कैथरीन हेपबर्न और बारबरा स्ट्राइसेंट के बीच बेस्ट एक्ट्रेस में, 1986 में साउंड मिक्सिंग में, 1995 में डॉक्यूमेंट्री शॉट में और 2012 में साउंड एडिटिंग में हुए थे। ये समारोह वैसे भी उल्लेखनीय रहा क्योंकि रायन कुगलर की सिनर्स को 16 नामांकनों के साथ ऑस्कर इतिहास का नया रिकॉर्ड मिला और पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए उनके 14वें नामांकन पर पहला ऑस्कर मिला। 98वें ऑस्कर के नतीजे आ गए और इस बार पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट पिक्चर का सर्वोच्च पुरस्कार जीता। एंडरसन को बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले मिला जो उनके 14वें नामांकन पर पहली जीत थी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी। रायन कुगलर को सिनर्स के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले दोनों मिले। शॉन पेन ने वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीता, हालांकि वे समारोह में मौजूद नहीं थे, और कीरन कल्किन ने उनकी ओर से पुरस्कार लिया। जेसी बकली को हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला। एमी मैडिगन को वेपन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और के पॉप डीमन हंटर्स ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर जीती। कैसेंड्रा कुलकुंडिस को ऑस्कर इतिहास का पहला एवर बेस्ट कास्टिंग पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए मिला। कल सुबह करीब 4 बजे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन ने ईंधन भंडारण टैंक पर हमला किया, जिससे भीषण आग लग गई। दुबई की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने सभी उड़ानें तत्काल स्थगित कर दी। यह हवाई अड्डे पर चौथी ड्रोन संबंधी घटना थी और 7 घंटे से अधिक का यह व्यवधान अब तक का सबसे लंबा था। कोच्चि से 325 यात्रियों के साथ दुबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट EK533 को रास्ते में ही वापस मोड़ दिया गया और वो सुबह 8:30 बजे कोच्चि सुरक्षित उतरी। एमिरेट्स ने सुबह 10 बजे के बाद सीमित उड़ानें फिर शुरू की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत और ईरान के बीच हुई सीधी बातचीत की वजह से 2 भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज पार कर सके, जो मिलकर लगभग 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे निकले हैं।
जयशंकर ने कहा कि ट्रंप का हॉर्मुज एस्कॉर्ट कोalition एक अलग रणनीति है, जबकि भारत का तरीका कूटनीति के जरिए सीधे ईरान से बात करना है और दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत उनका मित्र है, इसलिए विशेष अनुमति दी गई। करोड़ों भारतीय रसोइयों के लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक सोमवार शाम गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच गया। जहाज 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया, जिसमें 20,000 टन मुंद्रा और 26,000 टन मंगलूर को मिलेगा। ये माल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगाया था और बंदरगाह पर पहले से प्राथमिकता बर्थिंग की व्यवस्था की गई थी। दूसरा टैंकर नंदा देवी कल कांडला पहुंचेगा। गुजरात के मंत्री जीतू वाघानी ने इसे पीएम मोदी और जयशंकर की कूटनीति की सफलता बताया। एमईए ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ईरान में फंसे कुछ भारतीय नागरिक हवाई मार्ग से न आ पाने की स्थिति में थल मार्ग से आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पार करके निकले। एमईए के संयुक्त सचिव आसिम महाजन ने पुष्टि की कि अब तक 1,50,000 से अधिक भारतीय खाड़ी देशों से वापस आ चुके हैं। ईरान में अभी भी 17,000 भारतीय हैं और होर्मुज के आसपास 5,000 से अधिक भारतीय जहाजों पर सवार हैं। दुबई में भारतीयों को 30 दिन का वीजा एक्सटेंशन और ओवरस्टे माफी मिली हुई है। खाड़ी में परिवार है तो एमईए हेल्पलाइन 18001177 पर तत्काल कॉल करें, जो 24 घंटे और टोल फ्री है। एलपीजी की कमी का असर अब शहर से गांव और रेस्तरां से ढाबे तक हर जगह दिख रहा है। एनआरआई ने चेताया है कि 90% रेस्तरां एलपीजी पर निर्भर हैं और 5 लाख से अधिक रेस्तरां तथा 8 मिलियन नौकरियां खतरे में हैं। मुंबई में 2,000 से अधिक होटल बंद हैं। दिल्ली और गुड़गांव में एक बड़ी पिज्जा चेन ने काम के घंटे कम कर दिए। बेंगलुरु में जोमैटो और स्विगी पार्टनर दिन में केवल 8 से 10 ऑर्डर पा रहे हैं, जो पहले 20 से 25 थे। छोटे शहरों में ढाबे लकड़ी और कोयले पर खाना बना रहे हैं। घरेलू एलपीजी की कीमत 913 रुपए है और ये तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कच्चा तेल $130 ना पार करे। सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त वापसी हुई और 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। बीएसई सेंसेक्स पिछले सत्र की तुलना में 939 अंक यानी 1.26% की छलांग लगाकर 75,502 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 258 अंक यानी 1.11% ऊपर 23,408 पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे अधिक चढ़े। ट्रंप के हॉर्मुज एस्कॉर्ट कोalition के बयान और जयशंकर की 2 भारतीय टैंकरों को हॉर्मुज पार कराने की सफलता से बाजार में विश्वास लौटा। सोना आज एमसीएक्स पर 1,55,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कल से 2,592 रुपए नीचे है। चांदी 2,51,650 रुपए प्रति किलो रही। बाजार विश्लेषक अरुण केजरीवाल ने कहा कि मार्च के अंत तक और स्पष्टता मिलेगी। भारतीय विमानन से एक गंभीर खबर है। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ईएएसए ने एक ऑडिट के बाद पाया कि एयर इंडिया के विमानों में कुछ सुरक्षा संबंधी कमियां हैं और सुधारात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट उस समय आई है जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के फुकेत हार्ड लैंडिंग हादसे के बाद डीजीसीए की विशेष सुरक्षा समीक्षा भी चल रही है। एयर इंडिया ने कहा है कि वो ईएएसए के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है और सभी जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी संकट के दौरान एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मध्य पूर्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण एयरलाइन बन गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज दिल्ली एचसी में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ में सीबीआई की उस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 22 आरोपियों को 27 फरवरी को बरी किया गया था। सीबीआई ने इसे एचसी में चुनौती दी। केजरीवाल ने बेंच ट्रांसफर की मांग की थी, जिसे एचसी के चीफ जस्टिस ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उनकी याचिका भी लंबित है। आपने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। बीजेपी ने बंगाल में 144 सीटों की पहली लिस्ट जारी की। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही बीजेपी मैदान में आ गई। बीजेपी ने पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें 144 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां 2021 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी जीत विवादास्पद रही थी। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे। एलपीजी संकट और महंगाई इन चुनावों में बड़े मुद्दे बनने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें घोषित होते ही चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई की। आयोग ने राज्य पुलिस में बड़ा फेरबदल करते हुए नए डीजीपी और कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए। ये फेरबदल इसलिए किया गया क्योंकि पिछले चुनावों में बंगाल में हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की कई घटनाएं हुई थीं। बीजेपी ने पुराने अधिकारियों पर टीएमसी के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया था। ईसी ने कहा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक पुलिस अधिकारी घायल हुए थे।
कानून की पढ़ाई को लेकर एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम को 4 साल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और कहा कि हम अपने विचार नहीं थोप सकते। कोर्ट ने कहा कि ये शैक्षणिक नीति का मामला है और इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विधि आयोग को तय करना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि कई विकसित देशों में 3 साल में डिग्री मिल जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई हितधारकों की राय लेनी होगी। अभी 5 साल की व्यवस्था ही लागू रहेगी। क्रिकेट की दुनिया से एक दिलचस्प विवाद सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में डीआरएस के इस्तेमाल को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पाकिस्तान का आरोप है कि बांग्लादेश ने मैच जीतने वाली समीक्षा तब की जब नियमानुसार उनके पास रिव्यू बचा ही नहीं था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज जीती। पाकिस्तान पहले से ही ऊर्जा संकट में डूबा है और अब क्रिकेट में भी इस नतीजे ने दोहरी मार दी। आईसीसी ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। भारत के एडटेक क्षेत्र से एक बड़ी खबर है। रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी अपग्रेड ने गौरव मुंजाल की अनअकैडमी के अधिग्रहण के लिए एक प्रारंभिक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। अपग्रेड मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करती है। अनअकैडमी एक समय $1 अरब से अधिक की वैल्यूएशन पर थी। यदि यह अधिग्रहण पूरा हुआ तो भारत के एडटेक सेक्टर का सबसे बड़ा विलय होगा। हालांकि अभी केवल टर्म शीट पर हस्ताक्षर हुए हैं, अंतिम सौदा अभी नहीं हुआ है। एडटेक सेक्टर पिछले 2 वर्षों में काफी मुश्किलों से गुजरा है। अगर आप ट्रक या बस खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर जरूरी है। टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वे अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाएंगे। कंपनी ने कहा कि इनपुट कॉस्ट में वृद्धि और परिचालन खर्चों में बढ़ोतरी की वजह से यह जरूरी हो गया है। ईरान युद्ध की वजह से स्टील और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ी हैं। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल निर्माता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इससे माल ढुलाई महंगी होगी, जिसका असर आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। खेल और मानवाधिकार के संगम से एक मार्मिक खबर है। ईरानी महिला फुटबॉल टीम के 7 खिलाड़ियों में से 5 ने ऑस्ट्रेलिया में शरण का आवेदन छोड़ दिया और वापस ईरान लौट गईं। लेकिन 2 खिलाड़ियां ऑस्ट्रेलिया में रुकीं और एक ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल क्लब में प्रशिक्षण ले रही हैं। ये खिलाड़ियां ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार करने के बाद सुर्खियों में आई थी। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने उन्हें देशद्रोही करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने उनकी स्थिति की पुष्टि की। यह खबर उन हजारों ईरानियों की आशाओं और डर का प्रतीक है जो इस युद्ध के बीच अपना भविष्य तय करने की कोशिश में है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।